नमस्कार देवियों और सज्जनों, आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूं लेक्चर नंबर 8 में फंक्शंस के एपिसोड नंबर 5 है ये हमारा फंक्शंस लेक्चर का। और आज हम इस पे बात करने वाले हैं पीरियोडिक फंक्शंस के बारे में। मैं रेहान हूं, जैसा कि आप सभी जानते हैं मुझे। तो चलिए फटाफट से शुरू कर लेते हैं। हाँ भाई, आज हम पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक फंक्शन। हाँ भाई, आज हम पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक फंक्शन। हाँ भाई, आज हम पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक फंक्शन। अरे नहीं नहीं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ जानबूझ के। आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक ही चीज को बार बार रिपीट किया जाता है तो वो चीज थोड़ी पीरियोडिक लगने लगती है। एक ही चीज को बार बार रिपीट करूंगा तो वो चीज पीरियोडिक लगने लग जाएगी। और इसके अंदर जो छोटी सी बात बोली थी मैंने, कौन सी, कि हाँ भाई आज हम पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक फंक्शंस, ये जो छोटी सी बात बोली थी इसको एक साइकिल या फिर इसको एक यूनिट कहते हैं। एक यूनिट कहते हैं, और यही यूनिट एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जो बार बार रिपीट होकर पूरा फंक्शन तैयार कर देती है। हमारे ग्राफ के साथ भी बिल्कुल सेम चीज है कि यही यूनिट बार बार क्या करती है, रिपीट हो होकर क्या करती है, अपना फंक्शन को तैयार कर देती है। तो आइए सबसे पहले हम किताबी ज्ञान थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। किताबी ज्ञान ये कहता है कि अ फंक्शन एफ सच डैट, मैंने आपको ये वाली नोटेशन बताई थी कि यहाँ नाम ऑफ फंक्शन लिखते हैं एफ, इसको बोलते हैं सच डैट। एक्स होता है हमारा डोमेन, वाई होता है हमारा को डोमेन। एफ सच डैट एक्स टू वाई, है ना, फ्रॉम एक्स टू वाई इज सेड टू बी पीरियोडिक। अगर ये तभी पीरियोडिक कहलाता है इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर टी, जिसको हम प्यार से हमारा टाइम पीरियड भी बोलते हैं, जो कि हम आगे बोलेंगे भी। ध्यान से आप देखते रहिएगा पूरे लेक्चर को तो आपको पता चल जाएगा, है ना। हाँ, देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर टी फॉर विच f of x plus t equals to f of x where x belongs x का मतलब x हमारे डोमेन में लाई करता है। हाँ भाई, सर 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 ये क्या हुआ, अरे ये तो हमें समझ में ही नहीं आया। मैंने कहा बहुत बढ़िया, तभी तो ये किताबी ज्ञान है भैया, ये समझने लायक चीज नहीं है। अब हम चलते हैं हमारे नॉन किताबी ज्ञान पर, ठीक है ना। हाँ, तो पीरियोडिक फंक्शंस की डेफिनेशन होती है कि ऐसे फंक्शंस जो एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद अपनी फोटो बोले तो आपको पहले ही बता रखा है, फोटो का यानी कि हाँ ग्राफ, है ना। हाँ, ऐसे फंक्शंस जो एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद अपने ग्राफ को रिपीट करते हैं, ऐसे फंक्शंस को पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। तो यही तो मैंने आपको बोला कि एक चीज अगर बार बार रिपीट होती है एक फंक्शन के अंदर, एक सेगमेंट अगर बार बार रिपीट हो रहा है तो उस सेगमेंट को तो एक साइकिल बोलते हैं। और वो सेगमेंट की जो लेंथ होती है, उस सेगमेंट की लेंथ बोले तो ये फिक्स्ड इंटरवल जो हम इसमें चर्चा कर रहे हैं, ये जो सेगमेंट की लेंथ होती है, आपको ये एग्जांपल दिया था मैंने। अब ये बार बार रिपीट हो रहा था हमारे ग्राफ के अंदर। थोड़ा तोड़ के बता रहा हूँ, ये ग्राफ टूटा हुआ नहीं है, ये फंक्शन कंटिन्यूस है। तो अगर इसके अंदर ध्यान से देखोगे तो यही एक वो साइकिल है जो बार बार रिपीट हो रही है। तो इस साइकिल की जो लेंथ होती है ना, इसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। बोले तो ये हमारा होता है टाइम पीरियड। हाँ, यानी कि इतने टाइम पीरियड बाद अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो इतने टाइम पीरियड बाद यहीं से ग्राफ वापस से स्टार्ट हो जाएगा, इतने टाइम पीरियड बाद यहीं से ग्राफ वापस से स्टार्ट हो जाएगा, इतने टाइम पीरियड बाद यहीं से ग्राफ वापस स्टार्ट हो जाएगा, इतने टाइम पीरियड बाद ही ग्राफ अपने आप को रिपीट करने लगेगा। तो इसके अंदर मैंने बोल भी रखा है कि लीस्ट इंटरवल ऑफ एक्स फॉर विच दे रिपीट देयर वैल्यूज, वो सबसे छोटा वैल्यू ऑफ एक्स जिसके लिए ये ग्राफ अपने आप की वैल्यूज को रिपीट करता है, उस x की वैल्यू को, उस बोले तो उस लेंथ को, हमें तो यही याद रखना है। ये जो सेगमेंट होता है, ये सबसे छोटी यूनिट जो होती है, ये सबसे छोटी जो साइकिल होती है, इसका जो लेंथ होता है वही हमारा क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड होता है जिसको टी से डिनोट करते हैं, कैपिटल टी से। फिर हमने अगला पॉइंट हमारा ये है कि अ फंक्शन इज सेड टू बी पीरियोडिक इफ इट्स एवरी वैल्यू इज रिपीटेड आफ्टर अ डेफिनेट इंटरवल। भाई ये कितनी बार बताऊं, मैंने आपको ये चीज कह दी कि एक फंक्शन को पीरियोडिक फंक्शन तब कहते हैं जब वो अपनी वैल्यूज को बार बार रिपीट करता है। तो चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले हम अपना पहला एग्जांपल देखते हैं भैया, y इक्वल्स टू sin x। अगला लेक्चर हमारा ट्रिगो फंक्शंस के ऊपर ही है, तो अगर आपको sin x अगर आप नहीं पता है तो आप अगला लेक्चर देखना, जो कि अभी आया नहीं है पर 2-4 दिनों में आ ही जाएगा। तो हाँ भाई, sin x का ग्राफ ऐसा होता है कि भाई ये देखिए यहाँ से पाई तक गया और पाई से 2 पाई तक गया। तो ध्यान से ये चीज देखिए कि जितना सेगमेंट मैंने यहाँ पे ये मार्क किया है, इतना ही सेगमेंट ये पीछे वापस से बन रखा है, और इतना ही सेगमेंट आगे भी रिपीट होने जा रहा है, और इतना ही सेगमेंट रिपीट होते चला जा रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी वो स्मॉलेस्ट यूनिट हो गई जो एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद रिपीट होने जा रही है। तो और इसकी लेंथ जो होती है वो हमने अभी पढ़ा कि कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, जिसको टाइम पीरियड बोलते हैं। तो टाइम पीरियड
टाइम पीरियड इसका कितना हो जाएगा कि भैया देखिए कि 0 से और 2 पाई तक है, 0 से 2 पाई तक की लेंथ बताओ मुझे। मैंने कहा 2 पाई माइनस 0, बोले तो 2 पाई, यानी कि इसका टाइम पीरियड कितना हो गया, बोले तो 2 पाई। सबसे पहली हमारी जानकारी में ये चीज होनी चाहिए कि सबसे पहले हमको पहचानना है कि ये फंक्शन पीरियोडिक है कि नहीं है। ये फंक्शन पीरियोडिक तो है कि नहीं है? ये फंक्शन पीरियोडिक बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि एक 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 जो सेगमेंट है पूरा ग्राफ का, वही बार बार रिपीट होके अपना पूरा ग्राफ तैयार कर दे रहा है। अगले एग्जांपल से समझते हैं ताकि आपको थोड़ी बहुत और क्लियरिटी हो जाए, ठीक है ना। तो हम y इक्वल्स टू cos x ग्राफ लेते हैं। हाँ, sin x और cos x बाई बाई, sin x और cos x बाई बाई, ठीक है ना। हाँ, इसके अंदर अगर ध्यान से देखिए, अच्छा आपसे एक चीज तो पूछना ही भूल गया, क्या आप y इक्वल्स टू sin x के ग्राफ को देखकर मुझे बता सकते हो कि इवन है या ऑड है? कैसे बताते हैं? वही अपन पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाले डायरेक्शन को फ्लिप कर दो, फ्लिप करोगे तो ये दोनों मिरर इमेजेस हो जाएंगी वाई एक्सिस के अबाउट। तो हाँ, ये एक ऑड फंक्शन है। और अगर आपको नहीं पता ये ऑड कैसे हुआ, तो आप मेरा जो है वो इसका पिछला वाला जो लेक्चर है मेरा इवन ऑड फंक्शन वाला, इवन ऑड फंक्शन वाला, वो आप देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऑड फंक्शंस कैसे निकालते हैं, इवन फंक्शंस कैसे निकालते हैं। तो आगे चलते हैं भाई y इक्वल्स टू cos x पर। y इक्वल्स टू cos x का ऐसा ग्राफ होता है, और ध्यान से अगर इस ग्राफ को हम देखेंगे तो हमें इतना पकड़ में आया कि भाई ये जो इतना इतना सेगमेंट है, ये जो इतना इतना सेगमेंट है ग्राफ का, यही तो बार बार रिपीट हो रहा है। देखो ये एक साइकिल है, तो ये दूसरी साइकिल आगे ऐसे तैयार हो रही, और पीछे भी ये तीसरी साइकिल ऐसी बनी हुई, और आगे ऐसी ऐसी बनती रहेंगी ना, ऐसी ऐसी बनती रहेंगी। नहीं आया समझ? नहीं आया समझ? ठीक है ना। तो यही एक मेरी वो स्मॉलेस्ट यूनिट है, वो स्मॉलेस्ट यूनिट है जो बार बार अपने आप को रिपीट कर कर पूरा जो है अपना ग्राफ तैयार कर दे रही है। तो यही वो स्मॉलेस्ट यूनिट है जो कि बार बार रिपीट हो रही है। तो इसकी लेंथ जो होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट की जो लेंथ है, वही हमारी क्या कहलाती है? टाइम पीरियड कहलाती है। तो पहली बात तो आपको ये समझ में आई कि पीरियोडिक है कि नहीं? बताइए ये पीरियोडिक है कि नहीं? हाँ, ये पीरियोडिक है। क्यों है? क्योंकि अपने ही ग्राफ को ये एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद बार बार रिपीट कर रहा है, इसलिए ये क्या है? पीरियोडिक है। और हर पीरियोडिक फंक्शन का कोई ना कोई टाइम पीरियड तो होता ही होता है। तो इसका टाइम पीरियड क्या है? इसका टाइम पीरियड वो है कि आप सबसे पहले इसके अंदर पहचानो अपनी पैनी नजरों का इस्तेमाल करते हुए कि इसके अंदर सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट हमें नजर आई कि ये वाली स्मॉलेस्ट यूनिट है, हमने इसको मार्क कर लिया। तो इसी की लेंथ जो होती है वही टाइम पीरियड होता है। तो इसकी लेंथ ध्यान से देखिए, तो ये तो ध्यान से देखिए, तो ये तो -π/2 से और 3π/2 तक की यूनिट है। तो इसका अगर हमें निकालना होगा कि इसकी लेंथ कितनी है, इसके बीच की लेंथ कितनी है, तो कैसे निकालेंगे कि भाई अपर और माइनस लोअर करके निकालते हैं। अगर आपको याद है तो ऐसे निकालते हैं, नहीं तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। भाई ये -π/2, 0 है और ये 3π/2, 0 है। डिस्टेंस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे तो ये तो भी यही आएगा। ध्यान से देखिए 4π/2 आ रहा है, बोले तो 2π आ रहा है। तो हमें ये चीज पता चल गई कि y इक्वल्स टू cos x का भी जो टाइम पीरियड होता है वो 2π ही होता है। हालांकि आपको ये अगले लेक्चर में बताई जाएगी बात, क्योंकि अगले लेक्चर में हम y इक्वल्स टू sin x और y इक्वल्स टू cos x पे पीएचडी करने वाले हैं, तो आपको ये बात तो बताई जाएगी। तो छोटी मोटी बात है। क्या आपको इतनी बात समझ में आई कि पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं? तो एक बार दोबारा से हम ये चीज समझ लेते हैं कि हमारे पीरियोडिक फंक्शंस बेसिकली होते क्या है। हमारे पीरियोडिक फंक्शन ऐसे फंक्शंस होते हैं, ऐसे फंक्शंस होते हैं जो अपने आप को बार बार क्या करते हैं? रिपीट करते हैं। बार बार क्या करते हैं? रिपीट करते हैं। ऐसे फंक्शंस जो अपने एक सेगमेंट को बार बार रिपीट करते हैं फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, तो वैसे फंक्शंस को क्या कहा जाता है? पीरियोडिक फंक्शन कहा जाता है। और जो स्मॉलेस्ट सेगमेंट होता है, उसके अंदर जो स्मॉलेस्ट सेगमेंट होता है, स्मॉलेस्ट सेगमेंट जो कि हमारा रिपीट हो रहा है, दैट रिपीट्स, ठीक है ना। इस स्मॉलेस्ट सेगमेंट को हम एक यूनिट कहते हैं या फिर हम एक साइकिल कहते हैं। भाई एक पीरियोडिक साइकिल कह देते हैं, ठीक है ना। और इस साइकिल की जो लेंथ होती है, ये जो लेंथ होती है इसकी कि भाई स्मॉलेस्ट सेगमेंट की जो लेंथ होती है, इस लेंथ को हम क्या कहते हैं? भैया हमारा टाइम पीरियड कहते हैं। क्या आपको ये बात याद है कि नहीं? और इस टाइम पीरियड को टी से डिनोट करते हैं। हम ये टाइम पीरियड आसानी से निकालना जानते भी हैं। इसी तरह का मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाह रहा हूँ। और एक आपने फंक्शन पढ़ा होगा y इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ये FPF फंक्शन होता है ना। आपने पढ़ा होगा कि भाई मान लिया कि 1.3 है, और 1.3 में अगर आप फ्रैक्शन पार्ट लेते हो तो आपका फ्रैक्शन आंसर आता है, कभी भी इंटीजर हट जाता है पूरा। ये आपने पढ़ा होगा कभी, मुझे नहीं पता। अगर नहीं पढ़ा तो आगे हम पढ़ने भी वाले हैं। वैसे एक वीडियो आएगी जिसके अंदर GIF और FPF पे बात करेंगे हम। तो ये जो FPF होता है, इसका फंक्शन कुछ, इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह का होता है भाई।
इसका ग्राफ मैं इतना ही बनाना चाह रहा हूँ, अभी छोड़ो, इतना ही बना लेते हैं ना। ध्यान से देखिए, तो आप जब तक मैं ये ग्राफ बनाता हूँ तब तक आप ये चीज सोचिए कि ये फंक्शन जो है ये पीरियोडिक है कि नहीं। 0 1 2 3 4 आगे भी ऐसे ऐसे करते करते और -1 -2 -3 -4। ध्यान से देखिए ये फंक्शन पीरियोडिक है कि नहीं। और मैं तो पीरियोडिक फंक्शन को बिल्कुल खेल समझता हूँ। देखो पीरियोडिक फंक्शन आपको जब भी ग्राफ दे रखा हो तो पीरियोडिक फंक्शन समझना बहुत ही आसान है। पीरियोडिक फंक्शन आपको जानना है तो आप क्या करो, कहीं से भी एक जगह से आपका ग्राफ शुरू करो और उस ग्राफ को बनाओ, उस ग्राफ के ऊपर है ना अपना पेन गुजारो। तो देखो भाई आप नोटिस करोगे मैं 0 से और 1 तक अपनी वैल्यू पे जा रहा हूँ, फिर यहाँ से उठा रहा हूँ अपने पेन को और यहाँ रख रहा हूँ, और फिर 1 से 2 तक जा रहा हूँ, फिर अपने पेन को उठा रहा हूँ, यहाँ रख रहा हूँ, 2 से 3 तक जा रहा हूँ। तो आप ये चीज नोटिस करेंगे कि मैं ये मोशन बार बार कर रहा हूँ, ये अपने पेन के साथ ये वाला मोशन बार बार कर रहा हूँ। और क्योंकि मैं एक मोशन को अपने पेन को एक ही एक चीज को रिपीट करवा रहा हूँ तो मुझे पता चल गया कि भाई मेरा पेन जो है ये अपने ग्राफ को रिपीट कर रहा है। भाई जो मैं ग्राफ बना रहा हूँ वो मेरा पेन रिपीट कर रहा है मेरे साथ साथ, तो मेरा ग्राफ भी रिपीट कर रहा होगा। अगर मेरा ग्राफ रिपीट कर रहा है तो रिपीट कौन से वाले फंक्शन करते हैं, ये पीरियोडिक फंक्शन करते हैं। और पीरियोडिक फंक्शन होने का फायदा ये है कि आप इतना इतना ग्राफ रट लो, एक यूनिट तक ग्राफ रट लो, तो आप पूरा का पूरा ग्राफ ऐसे कैसे चेप दोगे। अब मुझे बताओ कि ये पीरियोडिक फंक्शन है कि नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल पीरियोडिक है सर। अच्छा मुझे बताओ कि टाइम पीरियड कितना है इसका। टाइम पीरियड सर एक यूनिट पकड़ लो सबसे पहले इसकी। भाई स्मॉलेस्ट इसमें यूनिट ये है सर, ये स्मॉलेस्ट यूनिट है, इसके ये यही बार बार रिपीट हो रही है, तो ये स्मॉलेस्ट यूनिट है और ये 0 से 1 के अंदर बनी हुई है, तो 1 - 0 इसका टाइम पीरियड हो गया, यानी कि 1 हो गया इसका टाइम पीरियड। सर बहुत बहुत ही आसान था सर, मुझे समझ में आ गया सर, बहुत बढ़िया, मजा आ गया एकदम, है ना। हाँ आगे चलते हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। और हम ये चीज समझते हैं कि भाई इन चीजों के टाइम पीरियड जो है आप रट लो तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि हम एक ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो कि थोड़ा सा कंपटीशन लेवल का है। और अगर आप सबके ग्राफ बनाते रहोगे वहां पे, अगर आपको याद नहीं आया कोई एंड टाइम पे, अगर आपको याद नहीं आया कि किसी चीज का ग्राफ कैसा होता है, तो आप उसका पीरियड भी भूल जाओगे, आप उस पूरे ग्राफ को भूल जाओगे, तो आप उसकी पूरी की बैक स्टोरी भूल गए, फ्रंट स्टोरी भूल गए, सब भूल गए आप। ठीक है, तो हम क्योंकि ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके अंदर थोड़ी बहुत चीजें हमें याद करके ले जानी पड़ती है, तो क्यों ना हम ये टाइम पीरियड जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस के होते हैं ये रट ही लें। हाँ भाई सबसे पहला हमारा फंक्शन है y = sin x, इसका ग्राफ हमने देखा, तो ये इसका पीरियड भी हमने देखा कि t = 2 पाई होता है। y = cos x के लिए भी हमने देखा कि टाइम पीरियड जो होता है 2 पाई होता है। y = tan x cot x sec x cosec x, ये हमारा ट्रिगो का जो सेकंड पार्ट आएगा उसके अंदर हमें ये चारों फंक्शंस पढ़ाए जाएंगे, जिसके अंदर हम समझ लेंगे कि tan x क्यों पाई होता है इसका टाइम पीरियड, क्यों cot x का पाई होता है टाइम पीरियड, क्यों sec x का पीरियड जो है होता है 2 पाई होता है, cosec x का 2 पाई होता है, क्यों होता है ये हम समझ लेंगे। अच्छा हम दो और इंपॉर्टेंट फंक्शंस की बात कर रहे हैं। इसके अंदर जो ये GIF होता है, GIF का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हालांकि आपको इसके बारे में शायद नहीं पता होगा, शायद पता होगा, जो जिसको नहीं पता है वो घबराना नहीं है बिल्कुल, अपनों को डरना बिल्कुल भी नहीं है। अपन ने बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किया है। अगर सर ने ये नहीं पढ़ाया है कि GIF क्या होता है तो सर पढ़ाने वाले हैं, सर थोड़ी देर में पढ़ा देंगे कि GIF क्या होता है। एक बार अपना ट्रिग्नोमेट्री हो जाए उसके बाद अपना यही GIF FPF ही चलना है। ठीक है, तो ठीक है भाई, तो GIF जो होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। आपको अगर नहीं पता कि क्या चीज होती है तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ये नॉन पीरियोडिक होता है, अभी बता देता हूँ, बाद में भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है ना, नॉन पीरियोडिक होता है, आप इसके ग्राफ को देखकर पहचान जाएंगे। इसका ग्राफ कुछ इस तरह का होता है, इसका ग्राफ कुछ इस तरह का होता है, ये की होल टाइप इसका ग्राफ होता है, स्टेयर टाइप, और इस तरह का ग्राफ। तो ध्यान से देख लीजिए ये जो है ये स्टेयर टाइप ग्राफ है, और ये अपने आप की वैल्यूज को बार बार रिपीट नहीं कर रहा, तो ये नॉन पीरियोडिक है। जबकि अपना जो y = फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x होता है, इसका ग्राफ मैं आपको अभी पिछले वाली स्लाइड में बता चुका हूँ, तो ये जो होता है पीरियोडिक होता है, और इसका टाइम पीरियड क्या होता है 1 होता है इसका टाइम पीरियड। बहुत ही आसान सी चीज। अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड पे अपन थोड़े से इंपॉर्टेंट रिमार्क्स लिखना चाहेंगे। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट मेरा रिमार्क है कि अगर f of x पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड t है, तो मेरा f of x plus t, f of x plus 2t, f of x plus 3t और f of x plus nt, where n is an integer, ये सारे क्या होंगे, बराबर होंगे। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लिया एक sin x जैसा ग्राफ है, थोड़ा sin x जैसा ग्राफ ले लेते हैं, आपको थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। पर अपन sin x जैसा ले रहे हैं ग्राफ, अपन वो sin x का sin x नहीं ले रहे ग्राफ। ठीक है ना, मान लिया कि ये मेरा 0 है, ये मेरा t है, ये मेरा 2t है ना। t क्या होता है, टाइम पीरियड होता है अपना, और देखेंगे आप तो यही टाइम पीरियड भी है मेरा, तो ये -t है और वो -2t। ध्यान से देखिए, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि ये y = f of x का ग्राफ है, और अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इसकी x पे क्या वैल्यू होगी,
x पर इसकी क्या वैल्यू होगी, तो आप फटाफट बोल देंगे सर ने एक बार बताया था कि अगर आपको x पे किसी फंक्शन की वैल्यू निकालनी है तो इस x को फंक्शन के अंदर रख दो, तो फंक्शन के अंदर रखेंगे तो f ऑफ x मिल जाएगा, तो f ऑफ x होगी इसकी वैल्यू सर। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई, f ऑफ x होगी इसकी वैल्यू। अगर यही बात मैं आपसे कहता हूँ कि मैं t से x आगे जाता हूँ, t से x आगे जाता हूँ, अगर मैं t से x आगे गया तो यानी कि मैंने इनपुट डाला इसके अंदर t प्लस x, और अगर मैंने t प्लस x डाला है इसके अंदर इनपुट, तो मुझे सर आउटपुट मिलना चाहिए f ऑफ x प्लस t, f ऑफ t प्लस x मिलना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल मिलना चाहिए। पर सर जब मैंने नोटिस किया, थोड़ी अपनी पैनी नजरों का इस्तेमाल किया, तो मुझे पता चला कि ये दोनों सेम हाइट पर हैं। ये दोनों जो वैल्यूज आई मेरी, जो वैल्यू ऑफ फंक्शन आई दोनों, ये मेरी सेम हाइट पर है, और सेम हाइट का मतलब हो गया सेम y कोऑर्डिनेट, सेम y कोऑर्डिनेट, ये तो खुद ही y कोऑर्डिनेट है, ये तो खुद ही y कोऑर्डिनेट है, क्योंकि y इक्वल्स टू f ऑफ x होता है ना, तो ये तो खुद ही y कोऑर्डिनेट निकल रहे हैं, और सेम y कोऑर्डिनेट का मतलब ये जो f ऑफ x है ये जरूर से जरूर बराबर होना चाहिए f ऑफ x प्लस t के। हाँ बेटा होना चाहिए। तो सर ये क्या पीरियोडिक फंक्शन के फिर मैं कह सकता हूँ ऐसा? मैंने कहा बिल्कुल कह सकता है, यही तो अपना पहला रिमार्क था। इसी तरह मैं 2t से x आगे जाऊंगा तो वो भी मेरा बराबर आएगा, इसी तरह मैं 3t से आगे जाऊंगा तो वो भी मेरा बराबर आएगा। हर हर f x प्लस एन टी के लिए, जहाँ पे n एक इंटीजर है, n एक इंटीजर है, n बिलोंग z लिख रहा हूँ ताकि आपको ये आदत हो जाए कि बिलोंग z का मतलब होता है कि इंटीजर के अंदर ही बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना। f ऑफ x प्लस एन टी, वो हर f ऑफ x प्लस एन टी f ऑफ x के बराबर होता है अगर f ऑफ x एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड t है। तो आपको ये चीज याद रखनी है। फटाफट से एक बार दोबारा से रिमार्क पढ़ लेते हैं कि if f of x is a periodic function with period t, then f of x equals to f of x plus t plus equals to f of x plus 2t, यानी कि x plus 2t रखोगे तो भी f of x आएगा, x plus t रखोगे तो भी f of x आएगा, x plus 3t रखोगे तो भी f of x आएगा। हर x plus nt के ऊपर जहाँ पे n एक इंटीजर हो, उस सब के लिए क्या आएगा, ये सेम ही आएगा भाई। अगला हमारा रिमार्क है कि if f of x has period t, then f of x plus b plus minus c has also period t, ठीक है ना। तो ये वैसे है ना, आपको मैं बता देता हूँ कि ये जो x को x plus b हमने चेंज कर दिया और y को हमने y plus minus c चेंज कर दिया, तो ये जो होता है ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन नाम की एक चीज में पढ़ाया जाता है, ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन नाम की एक चीज में पढ़ाया जाता है, जो कि हम पढ़ने वाले हैं थोड़े ही दिनों में, तो उसके अंदर आ जाएगा। तो आप अभी के लिए ये याद रख लीजिए भाई, ठीक है ना। उसके अंदर हम समझा ही देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई x प्लस बी का मतलब होता है कि b पीछे शिफ्ट करना, और प्लस माइनस c का मतलब होता है कि c ऊपर या c नीचे शिफ्ट करना। तो उससे भाई ग्राफ के नेचर पे तो कोई असर ही नहीं पड़ता, तो उसका पीरियड अगर t था तो t ही रहना है। अच्छा, इसी तरह हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। तो इफ अगर हमारा f ऑफ x का पीरियड t है तो f ऑफ kx का पीरियड ty mod k होता है। तो ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना है कि मान लिया कि आपको sin x का पीरियड तो इन्होंने दे रखा है, देने की क्या जरूरत है, अपने को याद ही है कि 2 पाई होता है। तो अगर आपसे पूछे कि sin 2x का पीरियड कितना होता है, तो आप फटाफट बोलने चाहिए कि 2 पाई बाई 2। 2 पाई बाई 2 क्यों, कि ये 2 जो आगे था, ठीक है ना, तो 2 पाई बाई 2 का मतलब है पाई, तो पाई हो जाएगा इसका। इसी तरह आपसे अगर sin 3x का पूछे तो आपको एकदम से नजर आना चाहिए कि 2 पाई बाई 3 हो जाएगा इसका, ठीक है ना। ये चीज होनी चाहिए और नजर, और ये भी हमें ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन में समझ में आ जाता है, क्योंकि x को अगर 2x से अपन जो है चेंज करते हैं तो अपना ग्राफ जो है वो 2 टाइम्स श्रिंक हो जाता है, 2 टाइम्स क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। और श्रिंक होने से क्या होता है कि अपनी जो वैल्यूज थोड़ी सी अदल बदल हो जाती है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट मेरा है कि साइन की पावर nx, cos की पावर nx, sec की पावर nx, cosec की पावर nx, अगर ये n अगर इवन है, अगर n इवन होगा तो अपना जो इसका टाइम पीरियड आएगा वो तो पाई आएगा। अगर n ऑड है तो इनका टाइम पीरियड कितना आएगा, 2 पाई आएगा, ठीक है। और भाई मैंने आपको ये चीज बता दी कि भाई sin x, cos x, sec x और cosec x, इन चारों का जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है। तो इनकी पावर अगर आप n कर दोगे, अगर n इवन है तो पूरा जो इनका ग्राफ होता है, जैसे sin x का ग्राफ ये होता है, तो sin x का ग्राफ ऊपर स्क्वायर करने से क्या होगा कि नीचे वाला ग्राफ मिटेगा, ऊपर आ जाएगा और थोड़ा सा एम्पलीफाई हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि छोटी वैल्यू, सबसे छोटी यूनिट ये वाली बन जाएगी, और सबसे छोटी वाली यूनिट ये वाली बनने का ये मतलब है कि इसका जो पीरियड हो जाएगा वो पाई हो जाएगा। पर अगर n ऑड है तो मतलब नेचर तो सेम ही रहेगा, नेचर सेम रहेगा तो पीरियड भी सेम ही रहेगा, ठीक है। और इसी तरह अगर आपको मैं बताऊं तो tan की पावर nx, cot की पावर nx, n चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, हमेशा इसका पीरियड क्या होता है, पाई होता है। तो ये आपको याद रखना ही रखना पड़ेगा। अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि ये वाला, ये जो y इक्वल टू c है, ये कांस्टेंट फंक्शन है कि नहीं है, ये चीज एक कांस्टेंट फंक्शन है कि नहीं? मैंने कहा हाँ सर, ये तो एक कांस्टेंट फंक्शन है। बिल्कुल है, क्योंकि इसकी x की हर वैल्यू पर इसकी y की वैल्यू क्या रह रही, कांस्टेंट, इसलिए तो इसको कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। मैंने कहा हाँ सर, बिल्कुल कहते हैं सर।
अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या ये कांस्टेंट फंक्शन पीरियोडिक है? मतलब सर अगर एक नजरिए से देखा जाए तो पीरियोडिक नहीं दिख रहा, पर इस नजरिए से अगर देखा जाए तो मैं अगर इतना इतना ग्राफ इसका काट लेता हूँ तो यही ग्राफ मेरा बार बार रिपीट भी हो रहा है, तो अगर मेरी ये स्मॉलेस्ट यूनिट है तो हाँ ये पीरियोडिक फंक्शन जैसा दिख तो रहा है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल बच्चे तुमने बिल्कुल सही कहा, कांस्टेंट फंक्शन एक पीरियोडिक फंक्शन होता है, पर आप ये नहीं कह सकते कि इसका पीरियड कितना है। कांस्टेंट फंक्शन दुनिया में एक एकमात्र ऐसा फंक्शन है जिसका पीरियड नॉट डिफाइंड है। क्यों? क्यों सर क्यों है नॉट डिफाइंड? देखो ना, एक अगर लाइन है, एक लाइन में आप सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट ये भी ले सकते हो, स्मॉलेस्ट यूनिट ये भी ले सकते हो, मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट की लेंथ आपकी डिफाइंड नहीं है, और आपकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट की लेंथ होती थी, अगर आपको याद हो तो स्मॉलेस्ट यूनिट की लेंथ ही आपका टाइम पीरियड होती थी, और अगर आपकी वही डिफाइंड नहीं है स्मॉलेस्ट यूनिट की लेंथ कितनी है, तो आपका टाइम पीरियड भी डिफाइंड कैसे होगा? तो टाइम पीरियड आपका नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो मेरा अगला पॉइंट बेसिकली यही था कि एक कांस्टेंट फंक्शन दुनिया में एक एकमात्र ऐसा पीरियोडिक फंक्शन है जिसका टाइम पीरियड जो होता है वो नॉट डिफाइंड होता है, टाइम पीरियड उसका नॉट डिफाइंड होता है। और ये जो अपना 7th वाला पॉइंट है, ये एडिशन ऑफ फंक्शन के ऊपर कुछ कहता है भाई, ये एडिशन ऑफ फंक्शन, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये बहुत ज्यादा काम आने वाला पॉइंट भी है। ठीक है, तो जो हमारा 7th वाला पॉइंट ये कहता है कि अगर आपका एक फंक्शन f of x है जो कि पीरियोडिक है जिसका पीरियड t1 है, और अगर आपका एक फंक्शन gx है जो पीरियोडिक है, तो f of x प्लस g of x का जो पीरियड होगा वो कितना होगा? तो जो बड़े भाई थोड़े महान लोग हैं वो ये कहते हैं कि एलसीएम होगा t1 और t2 का अगर fx और gx x के अंदर कुछ ऐड करने से इंटरचेंज ना हो। ठीक है ना, ध्यान देना मेरी बात पर, मैंने क्या कहा कि अगर f of x एक फंक्शन है जिसका पीरियड t1 है, g of x एक फंक्शन है जिसका पीरियड t2 है, और अगर हम निकालना चाहें f plus g of x का मतलब होता है fx plus gx का, इसका अगर हम पीरियड निकालना चाहें तो वो होगा LCM ऑफ t1, t2। तो LCM होगा t1 t2 का, अगर अगर इसके अंदर बहुत बड़ा अगर है भाई, अगर आपके f of x और g of x इंटरचेंज ना किए जा सके x में कुछ जोड़ने या घटाने से। भाई अगर आपके x में कुछ जोड़ने या घटाने से ये चेंज हो गए, इंटरचेंज हो गए, तो आपका मतलब वो LCM ऑफ t1 t2 ना होकर कुछ और ही होगा। क्या आप मेरी बात को समझ गए? बहुत ही आसान चीज है भाई। ठीक है, तो चलो ये मतलब है ना, ये थोड़ी सी एक खतरनाक बात थी। अब हम थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं, और ये वाली बात जो है इसी पे ही हम 2-4 क्वेश्चंस ठोक देंगे तो मजा आ जाएगा भाई। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है, डन डन डन। ठीक है, आ गया भाई। हाँ, फाइंड द पीरियड्स ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें निकालना है कि भाई f of x इक्वल्स टू e की पावर ln sin x प्लस tan क्यूब x माइनस कोसेक 3x माइनस 5। तो इसके अंदर हम ध्यान से एक चीज देखते हैं कि e की पावर ln में कुछ भी, तो आपको ये चीज पता है कि e की पावर ln अल्फा, तो भाई देखो ये तो एंटी लॉग के अंदर लॉग हो गया तो अल्फा होता है। अगर आपको ये चीज नहीं पता तो हाँ पता चल जाएगी जब हम एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ेंगे। अगर आपको ये चीज नहीं पता तो ये चीज आपको पता चल जाएगी। तो ये चीज e से ln कट गया तो आंसर मेरा आ गया इसका sin x। sin x का मेरा पीरियड होता है 2 पाई प्लस tan क्यूब x। tan की कितनी भी पावर हो, आपको ये चीज पढ़ाई है कि tan की पावर nx का हमेशा पीरियड क्या होता है? पाई होता है, तो इसका भी पीरियड क्या होगा? पाई ही होगा। माइनस का कोसेक कोसेक 3x माइनस 5 है। मैंने आपको ये चीज बताई थी कि भाई x में कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट करने से कि भाई पीरियड में तो कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि नेचर में कोई चेंज नहीं होता, x से सिर्फ है ना शिफ्टिंग होती है। पर ये आपने जो 3x की मल्टीप्लिकेशन करी है, ये जो x को 3x बना दिया है, इसकी वजह से जो आपका पीरियड इसका 2 पाई था वो 3 से घट जाएगा, 3 से घट जाएगा। अब अगर आप इनको जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं, जोड़ घटा रहे हैं, तो ये तीनों का एलसीएम आंसर आना है मेरा। तीनों का क्या आना है मेरा आंसर? एलसीएम आना है भाई, 2 पाई का और 2 पाई बाय 3 का, इन तीनों का एलसीएम। तो इन तीनों का एलसीएम क्या होगा भाई? ध्यान से मुझे देखकर जल्दी से बता दो, इन तीनों का एलसीएम क्या आपको दिख रहा है कि 2 पाई है? फटाफट से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा f of x equals to sin x plus फ्रैक्शनल पार्ट x। sin x का मुझे पता है कि एक पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड 2 पाई। फ्रैक्शनल पार्ट x का मुझे पता है कि ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड 1, है ना। इन दोनों का अगर ऐड किया है मैंने तो इन दोनों का बेसिकली एलसीएम लेना है। एलसीएम इनका क्या आ जाएगा? 2 पाई आ जाएगा। तो 2 पाई मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया भाई। चलिए आगे चलते हैं। तो अगली वाली ये जो चीज है मेरा 8 पॉइंट, ये थोड़ा सा रटने वाला है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी गया है कि जो ये जो पीरियड होता है y इक्वल्स टू मॉड ऑफ sin x प्लस मॉड ऑफ cos x का, ये पाई बाय 2 होता है, पाई नहीं होता। अब कुछ लोग क्या कहते हैं भाई मॉड ऑफ sin x का, क्योंकि देखो मॉड ले लिया ना भाई, साइन के अंदर मॉड ले लिया, तो sin x का जो पीरियड होता है वो क्योंकि 2 पाई होता है
और 2 पाई किस वजह से होता है कि भाई एक साइकिल इसकी ऐसी होती है। अब अगर इसके अंदर मॉड ले लोगे तो ये साइकिल ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, नीचे वाला ग्राफ मिट जाएगा, तो इसकी जो साइकिल हो जाएगी वो छोटी साइकिल ये हो जाएगी और इसकी लेंथ जो होती है इसका टाइम पीरियड जो कि पाई हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली मॉड ऑफ साइन एक्स का जो हमारा टाइम पीरियड होता है वो पाई होता है। तो इसका भी पाई और इसका भी पाई और इन दोनों का एलसीएम इन दोनों का आएगा पाई। तो आंसर लोग टिक करके आ जाते हैं पाई, है ना, +4 की उम्मीद में -2 ले जाते हैं। ये चीज नहीं करनी होती बेसिकली। तो ये आपको याद रखना होता है कि y इक्वल्स टू मॉड ऑफ साइन x का प्लस मॉड ऑफ cos x का जो टाइम पीरियड होता है वो π/2 होता है, पाई नहीं होता। तो सर ये क्यों होता है? तो क्यों होता है इसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। हमने आपको याद है तो लास्ट पॉइंट ये पढ़ा था कि f का अगर हमारा एक फंक्शन f एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड t1 है और g का हमारा पीरियड t2 है जो कि खुद एक पीरियोडिक फंक्शन है, तो f प्लस g का मेरा जो पीरियड होता है वो मेरा t1 और t2 का एलसीएम होता है। पर तब तक जब तक x के अंदर कोई ऐड करके, कोई नंबर ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके, बेसिकली ऐड ही करके मानते हैं, x के अंदर अगर कोई नंबर ऐड करके आप इन दोनों फंक्शंस को इंटरचेंज कर पा रहे हो। मान लिया x के अंदर आपने कुछ 1 ऐड करा और ये दोनों फंक्शन इंटरचेंज हो गए, fg बन गया, gf बन गया, ठीक है ना। तो ये जो a है आपका, यही मेरा a टाइम पीरियड हो जाता है। जो नंबर आपने ऐड करा था वही आपका टाइम पीरियड हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये आईआईटी जेईई के अंदर पूछी जा चुकी है। दोबारा बता रहा हूँ, मान लिया कि f आपका एक फंक्शन है जो कि पीरियोडिक है, उसका टाइम पीरियड t1 है, g आपका एक फंक्शन है जो कि पीरियोडिक है, उसका टाइम पीरियड t2 है। तो f प्लस g आपका खुद एक पीरियोडिक फंक्शन होता है जिसका पीरियड एलसीएम ऑफ t1 t2 होता है। पर तब तक ये होता है जब तक आप x में कुछ ऐड करके f और g को इंटरचेंज नहीं कर पा रहे हो। अगर आप x में कुछ ऐड करा, मान लिया कि a ऐड करा, x के अंदर मैंने a ऐड करा, f के अंदर रखा तो वो gx बन गया, और मैंने x के अंदर कुछ ऐड करा, g के अंदर रखा तो वो f of x बन गया। यानी कि x के अंदर कुछ ऐड करने से आपके फंक्शंस इंटरचेंज हो गए। अगर ये हो गया ना भैया, अगर ये हो गया ना भैया, तो आपका जो a होगा वही इसका टाइम पीरियड हो जाएगा, वही इसका क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा। तो बेसिकली जो हमारा ये वाला सवाल है कौन सा, कि y इक्वल्स टू मॉड ऑफ साइन x प्लस मॉड ऑफ cos x, ये भी इसी टाइप का सवाल है। इसके अंदर क्या हो रहा है कि आप अगर इसको f of x मान लेते हो, आप इसको g of x मान लेते हो, तो आपका क्या होता है कि आप अगर f of x प्लस π/2 निकालते हो, बेसिकली कि आप इसके अंदर अगर π/2 रखते हो, यानी sin x प्लस π/2, sin x प्लस π/2 आपको क्या आता है बताइए। तो बेसिकली ये चीज क्या हो रही है कि sin के अंदर π/2 प्लस थीटा लिखा है, π/2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट और चेंज होगा इसके अंदर, तो ये मॉड का cos x आ जाएगा। और इसी तरह अगर आप g में x प्लस π/2 करेंगे, x प्लस π/2 करेंगे, तो वो आपका cos के अंदर π/2 प्लस x आ जाएगा, जिससे होगा ये कि ये भी π/2 प्लस थीटा बन के आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, चेंज होगा, माइनस sin x निकलेगा, पर मॉड उसको क्या बना देगा, प्लस का sin x बना देगा। तो ध्यान से देखिए, f of x प्लस π/2 आपका g of x आ गया और g of x प्लस π/2 आपका f of x आ गया। यानी कि x के अंदर कुछ ऐड करने से, जो कुछ अपन ने ऐड किया वो π/2 है, वो π/2 ऐड करने से fx आपका gx बन गया, gx आपका fx बन गया। तो ये π/2 क्या हो जाएगा, हमारा टाइम पीरियड हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर बहुत भली भांति समझ में आया है। अच्छा, मेरे से जो बच्चे पूछते हैं कि सर हम कौन सा मटेरियल प्रेफर करें, तो मेरे लिए तो यही है कि भाई आप कैलकुलस की सिंगेज आती है ना, कैलकुलस की सिंगेज बुक्स से आती है, और जी देवानी नाम की बहुत बढ़िया बुक है, बहुत उम्दा बुक है, मतलब एकदम फर्स्ट क्लास, शानदार, एकदम ताबड़तोड़ बुक है और मजा आ जाएगा आप पढ़ने के अंदर। उसके अंदर मतलब बहुत अच्छी अच्छी बातें भी हैं। तो चलिए आज के लिए इतना बहुत है। अगला जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर होने वाला है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, एपिसोड 6 होने वाला है फंक्शन का। तो छोटी सी दुनिया है, जाएंगे कहाँ, मिलेंगे तो फिर यहीं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए स्पेक्ट्रम एजुकेशन चैनल। अपने डाउट्स, नोट्स और असाइनमेंट के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको बाय चांस टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चलाना नहीं आता है, तो हम आपके लिए लाए हैं हमारा ईमेल आईडी। हाँ, आप हमें इस ईमेल आईडी पे मेल भी कर सकते हैं, ये भी डिस्क्रिप्शन में है ही है। तो चलिए आज के लिए इतना बहुत है, मिलते हैं फिर से आपसे, अलविदा लेते हैं, साइनिंग ऑफ, बाय बाय।